नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल देव एजुकेशन डीएनए में। आप सभी को गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार। साथियों, राजस्थान की ज्योग्राफी की हम चर्चा कर रहे थे। आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान का अफवाह तंत्र। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ेंगे। राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान के अफवाह तंत्र की बात करें तो देखो, इसको दो भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे। अफवाह तंत्र को आपको दो भागों में बताऊंगा मैं। एक तो है राजस्थान की प्रमुख नदियां। राजस्थान में जितनी भी नदियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी है राजस्थान में प्रमुख झीलें, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। नदियां क्या होती है? नदियां एक किसी भी प्रदेश में सांस्कृतिक आर्थिक रूप प्रदान करते हैं, यानी कोई भी देश हो प्रदेश हो वहां पर जैसे आर्थिक रूप प्रदान करते हैं। जिस प्रदेश में नदियां ज्यादा होगी वहां पर सिंचाई भी ज्यादा होगी, वहां पर कृषि प्रधान प्रदेश होगा। जैसे राजस्थान में कहा जाता है कि 75% लोग जो होते हैं वो खेती पर डिपेंड करते हैं। 75% लोग खेती पर डिपेंड करते हैं। लेकिन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से हमने पढ़ा था, मृदा में मिट्टियों में रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, तो उन प्रदेशों में सिंचाई बहुत ही कम मात्रा में होती है। इसी के साथ साथ ही वहां पर वर्षा भी कम मात्रा में होती है। अरावली पर 50-50 महाविभाजक बांट देती है अरावली। तो नदियों का जो राजस्थान में जो क्रम है वो थोड़ी बात करते हैं कि देखो नदियों के बारे में। तो राजस्थान में दो भागों में हम नदियों को इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ेंगे। एक तो देखो ये पूर्वी मैदानी भाग और एक है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या दक्षिणी पूर्वी, ये जो है पठारी प्रदेश। पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिण पूर्वी ये जो नदियां होगी वो अपना जल लेकर जाएगी बंगाल की खाड़ी में। याद रखना, बंगाल की खाड़ी में जल लेकर जाएगी। और बाकी जो ये पश्चिमी यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का जो नदियों का जो जल है वो जल लेकर, यानी परवाह क्षेत्र कह सकता हूं इनको, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश का परवाह क्षेत्र। जिन नदियों का प्रवाह इन दोनों क्षेत्रों में होता है, भौतिक प्रदेशों में होता है, उनका जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है। और बाकी जो पश्चिमी प्रदेश के अंदर, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर जो नदियां बहती है वो अपना जल लेकर जाती है यहां अरब सागर। अरब सागर में जल गिराती है। और एक बस्ती है आपके अंत्य प्रवाही नदी। अंत्य प्रवाही वह नदियां होती है जिनका जल राजस्थान में मैदानी भागों में विलुप्त हो जाती है, यानी ना तो बंगाल की खाड़ी में जल गिरता है ना अरब सागर में जल गिरता है। राजस्थान में वह नदियां जिनका जल किस मैदानी प्रदेशों के अंदर विलुप्त हो जाती है उसे अंत्य प्रवाही नदियां कहते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे राजस्थान में घग्गर नदी के बारे में पढ़ेंगे, कांतली नदी के बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। नदियां किसी राज्य विशेष के लिए बड़ा आर्थिक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो नदियों के बारे में हमने बात की। अब बात करते हैं राजस्थान में नदियों से संबंधित और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, पहले बात करते हैं नदियों को बांटकर। राजस्थान में नदियों को तीन भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला है बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां, यानी जिसका जल अंत में बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। एक बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां, दो पर होगी साथियों अरब सागर में जल ले जाने वाली, यानी जिन नदियों का जल अरब सागर में गिरता है उसे कहेंगे अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां। तीसरा है साथियों अंतः प्रवाही नदियां, जिनका उद्गम किसी पहाड़ियों से हो सकता है, जैसे आपके शिवालिक की पहाड़ियों से होता है गग्गर नदी का, लेकिन अंत में वो फोर्ट के अब्बास में मिल जाती है, यानी मैदानी प्रदेशों में विलुप्त हो जाते हैं। तो अंतः प्रवाही नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान में नदियों को तीन भागों में बांट कर पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। मेरे कई साथी ऐसे कहते हैं कि सर हमें ये टॉपिक सबसे हार्ड लगता है। कोई हार्ड नहीं है साथियों, अगर दिमाग को खुला रखेंगे और पढ़ने की अगर हमारे अंदर लालसा होगी तो एक दिन हम जरूर साकार होंगे और नदी क्या कोई भी टॉपिक को आप आसानी से समझ सकते हो और एग्जाम में इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनको सोल्व कर सकते हो। तो नदियों को तीन भागों में बांट कर पढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी में चले जाने वाली नदियां, अरब सागर में चले जाने वाली नदियां और अंत्य प्रवाही नदियां। फिर आती है आपके साथियों इसी अपवाह तंत्र का भाग है मीठे पानी और खारे पानी की झीलों के बारे में।
जिलों को भी दो भागों में पढ़ेंगे। एक तो है साथियों खारे पानी की जिले, वे जिले जिनमें खारा पानी पाया जाता है, और राजस्थान में कहा जाता है कि लगभग सभी जिलों में NaCl सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। एक है आपके साथ ये मीठे पानी की जिले, मीठे पानी की जिले। खारे पानी की जिले जिसमें राजस्थान में पढ़ेंगे, और पहले मैंने बताया था कि 33 सागर के अवशेष है। खारे पानी की जिले किसके हैं? 33 सागर के अवशेष है। और राजस्थान में क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि सर्वाधिक खारे पानी के जिले किस जिले में है। झील अलग शब्द है और जिला अलग शब्द है। नागौर जिले में सर्वाधिक खारे पानी की जिले है, नागौर में, याद रखेंगे। मीठे पानी की जिले है सर्वाधिक, वो है आपके उदयपुर में। इसीलिए उदयपुर को लेक ऑफ सिटी यानी झीलों की नगरी कहा जाता है। किसको? उदयपुर को। यहां पर सबसे ज्यादा मीठे पानी की जिले, राजस्थान में खारे पानी की जिले सर्वाधिक नागौर जिले में पाई जाती है। वैसे आपके सबसे बड़ी पूछे तो सांबर झील है, याद रखना। सांबर झील जयपुर के अंदर स्थित है, और जो सांबर झील की सीमा टच करती है वो 3 जिले सीमा बनाते हैं, अजमेर प्लस नागौर प्लस जयपुर, 3 जिलों के साथ सीमा बनाती है सांबर झील। सबसे बड़ी सांबर झील है राजस्थान की, सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील। तो इनके बाद बात करेंगे चर्चा। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में चले जाने वाली नदियां। पहले खारे पानी की झीलों का एक छोटा सा ट्रिक भी है, जैसे बाप रे, साड़ी का, फॉल, कुत्ता, फाड़े, ये लो। निम्नलिखित में से खारे पानी की झील नहीं है। इनमें से जो है वो तो होगी, जो नहीं होगी वो मीठे पानी की होगी। सेंस अगर ये याद कर लिया तो आपके खारे पानी की झीलें कंप्लीटली, अगर हवा में क्वेश्चन पूछा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा तो आप कर सकते हो। बाप पहला प्रथम याद, सर्वप्रथम याद रखना, बाप। बाप है आपके जोधपुर में, ये खारे पानी की झील है जोधपुर में। पहला कोयला संयंत्र यही लगाया गया था, ये भी याद रखना। रेवासा, रेवासा गांव पड़ता आपके सीकर में, सीकर में। सांबर, सांबर पड़ती है आपके जयपुर में। खारे पानी की झीलों का सूत्र है बाप रे, सा डी, डी का हो जाएगा डीडवाना, डीडवाना है आपके नागौर में है। और जो है इस यहाँ पर जो नमक प्राप्त किया जाता है वो चमड़ा गलाने व कागज गलाने के काम में लिया जाता है, यानी खाने योग्य नमक नहीं है डीडवाना वाला। का हो जाएगा साथियों कावोद। कावोद जो झील है वो भी खारे पानी की झील है, और वो है आपके जैसलमेर में। फिर याद रखना फड़ौदी, फड़ौदी है आपके जोधपुर में। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थान फड़ौदी। ले का हो जाएगा लूणकरणसर, लूणकरणसर, लूण से याद रखना खारा, लूणकरणसर, लूणकरणसर आपके बीकानेर में। कावोद हो गया। कुचामन, कुचामन आपके नागौर जिले में है, शिक्षा नगरी के नाम से जनता। ताल छापर, ताल छापर पड़ती है आपके चूरू में। फड़ौदी हो गया। फिर है डेगाना, डेगाना नागौर में है। ये याद रखना आपको, बड़े बड़े तौर पर बता देता हूं। बाप रे, साड़ी का फॉल, कुत्ता फाड़े रे। बाप जोधपुर, रेवासा, सीकर, सांबर, जयपुर, कावो, जैसलमेर, कुचामन नागौर, तालसापुर, चूरू, डेगाना नागौर। इसके बाद बची लूणकरणसर, बीकानेर, फड़ौदी, जोधपुर, डीडवाना, नागौर। ये है बड़े बड़े। और आपके जैसे एक पे का हो जाएगा पंचभद्रा, पंचभद्रा, पंचभद्रा आपके बाड़मेर में, याद रखना। राजस्थान में सबसे शुद्ध नमक तैयार किया जाता है, वो किया जाता है पंचभद्रा बाड़मेर में। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। खारवाल जाति के लोग यहाँ पर नमक तैयार किया जाता है। सर्वाधिक शुद्ध नमक की चर्चा करेंगे कि इसमें सबसे अच्छा नमक तैयार किया जाता है। पंचभद्रा हो गया। अब देखो साथियों, लगभग लगभग खारे पानी की जिले मैंने यहाँ पर लिखा दी। अगर आप नॉर्मल नोट करना चाहो तो लिख लेना राजस्थान में खारे पानियों का ट्रिक। हालांकि मैं नदियों की बात करूंगा ज्यादा टाइम ना लेते हुए। फिर है राजस्थान में नदियों को 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, पहला नदियों का देश के कुल जल का
राजस्थान में कितना प्रतिशत हिस्सा है? देश के कुल जल का राजस्थान में 1.16% हिस्सा राजस्थान में है। राजस्थान में देश के कुल जल का 1.16% हिस्सा जल रखता है। फिर बात करता हूं, पहले बंगाल की खाड़ी की पढ़ेंगे नदियां। तो बंगाल की जो खाड़ी है वो राजस्थान से 2900 किलोमीटर दूर है, याद रखना। सर्वाधिक दूर अरब सागर नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी राजस्थान से 2900 किलोमीटर दूर है। बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरने वाली सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। एक तो हो जाएगी चंबल नदी, सबसे महत्वपूर्ण नदी है चंबल, और हो जाएगी बनास। चंबल व बनास नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे इंपॉर्टेंट नदियां हैं। साथ में बात करूं तो चंबल, बनास और एक और याद रखना लूणी। नदियों के बारे में नॉर्मली चर्चा कर रहा हूं। चंबल, बनास व लूणी ऐसी नदियां हैं जो 6 जिलों में बहती है। कौन कौन सी नदियां 6 जिलों में बहती है? चंबल, बनास, लूणी। याद रखना, जैसे चंबल राजस्थान में प्रवेश करती है 84गढ़, चित्तौड़गढ़। बनास खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद। लूणी नाग पहाड़ियां, अजमेर के अंदर उद्गम होता है। ये चंबल, बनास और लूणी जो नदी है वो आपके 6 जिलों से प्रवेश बहती है आपके राजस्थान में। फिर मैं बात करता हूं, राजस्थान पुलिस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से 2 जिले हैं जहां पर नदी नहीं है? नदी नो, यानी नदी नहीं है। राजस्थान में कौन से 2 जिले हैं जहां पर नदी नहीं है? याद रखना साथियों, एक तो चूरू और एक बीकानेर में बिल्कुल भी नदी नहीं है, यानी चूरू व बीकानेर में नदियां नहीं है। ऐसे 2 जिले जहां पर नदी नहीं बहती है या नदी है ही नहीं, तो वह है बीकानेर और चूरू के अंदर नदी नहीं बहती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की आगे बात करेंगे 2900 किलोमीटर दूर राजस्थान से है। चंबल, बनास, लूणी 6 जिलों में बहती है। राजस्थान में बात करें आगे तो चंबल व बनास महत्वपूर्ण नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में। अब देश का कुल 1.16% हिस्सा रखता है। राजस्थान के अंदर इंपोर्टेंट और कौन सी नदियों के बारे में बातें हैं वो हम चर्चा करते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं साथियों। तो साथियों, राजस्थान में नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। ये भी याद रखना, राजस्थान राज्य में नदियों को 13 जलग्रेण व 59 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। 13 जलग्रेण व 59 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। इसी के साथ ये भी याद रखना, राजस्थान में 12 नदियां कौन सी है? 12 नदियों की बात करें तो वे नदियां जिनका वर्ष भर तक 12 महीनों में या वर्ष भर तक जल बहता रहता है वो नदियां है कि एक तो माही व चंबल नदी जो हमेशा 12 माह बहती है। नदियों में सबसे पहले मैं बात करता हूं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां या बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां, बस इतना ही बता रहा हूं। पहला है चंबल। चंबल नदी के बारे में बात करें तो इससे पहले याद रखना इसके उपनाम क्या है। इसका पहला याद रखना नित्यवाही नदी। नित्यवाही का अर्थ होता है साथियों हमेशा बहने वाली। नित्यवाही, चर्मणवती, कामधेनु भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि कामधेनु किसे कहा जाता है? गाय होती है कामधेनु, गाय। तो उसी तरीके से ये भी क्या होती है राजस्थान में जीवन रेखा कामधेनु। नित्यवाही, चर्मणवती, कामधेनु, 12 माही भी कहते हैं इसको, 12 माही नदी। ये है आपके चंबल नदी के उपनाम। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहीं से ही बन गया आपके। चंबल नदी के निम्नलिखित में से उपनाम नहीं है। नित्यवाही, चर्मणवती, कामधेनु, 12 माही ये इसके उपनाम है। चंबल नदी की बात करें तो राजस्थान के अंदर चंबल नदी की कुल लंबाई है वो है आपके लंबाई, राजस्थान में इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर समथिंग, 135। और कुल बात करें यानी ये तो हो गई लंबाई राजस्थान में, कुल लंबाई है 966 किलोमीटर 966 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है। चंबल नदी के पास एक और याद रखना चंबल परियोजना चलाई जा रही है। चंबल परियोजना किन किन जिलों, ये प्रश्न पूछा गया था एलडीसी इसमें अधिनियम चेन बोर्ड वाली में। चंबल परियोजना किन किन राज्यों के मध्य चलाई जा रही है? एक तो है राजस्थान प्लस एमपी के मध्य संयुक्त परियोजना चलाई जा रही है चंबल परियोजना।
याद रखना 50-50% हिस्सा है इसका। 50% राजस्थान का है, 50% ही एमपी का है। चंबल परियोजना 2 राज्यों के मध्य चलाई जा रही है, राजस्थान व एमपी के मध्य। लंबाई 135, इसके साथ राजस्थान में 133 हो गए, कुल 966 किलोमीटर। चंबल नदी का उद्गम जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। चंबल नदी का उद्गम एमपी में याद रखना मऊ, इंदौर और जानापाव की पहाड़ियां। देखो इंदौर तो सबने पढ़ा है, इंदौर से होता है, भीमराव अंबेडकर का जन्म यहीं हुआ था इंदौर, याद रखना ये शहर। एमपी जिला है मऊ, इंदौर, जानापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी का उद्गम यहां से हो गया। राजस्थान में प्रवेश कहां से करेगी? जैसे ये राजस्थान है, राजस्थान का मैप सॉरी मेरे को इतना अच्छा बनाना नहीं आता है, लेकिन मैं समझाने के तौर पर बताता हूं। एमपी से प्रवेश करेगी जानापाव की पहाड़ियां, जानापाव की पहाड़ियां से प्रवेश करी। एमपी से जैसे थोड़ी सी आगे चली जानापाव की पहाड़ियों से, यहां पर एक बांध बना हुआ है, याद रखना बांध बना हुआ है। एमपी में ही बांध बना हुआ है चंबल नदी पर। एमपी में जैसे ये यहां से मैं बात करता हूं, ये डैम बना हुआ है, यहां जानापाव की पहाड़ियां, समझने के तौर पर बात करते हैं। एमपी में नदी का जैसे उद्गम हुआ पहाड़ियों से, जानापाव की पहाड़ियों से, ये पहाड़ियां, यहां से नदी का उद्गम हुआ। नदी थोड़ी सी आगे चली, यहां पर एक बांध बना हुआ है, उसका नाम है गांधी सागर बांध। याद रखना गांधी सागर बांध कहां स्थित है? गांधी सागर बांध एमपी में ही है, लेकिन चंबल नदी के किनारे बना हुआ बांध है। एग्जाम में पूछा जाता है राजस्थान में निम्नलिखित में से संबंधित बांध नहीं है, हम गलत कर देते हैं, गांधी सागर बांध होते हैं उसको राजस्थान में इंक्लूड कर देते हैं। नहीं साथियों, गांधी सागर बांध एमपी में है, लेकिन चंबल नदी के किनारे पर बना हुआ है। जैसे चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बना हुआ है, आगे ये क्या करेगी? राजस्थान में प्रवेश करेगी। उस स्थान का नाम है 84गढ़। कहां प्रवेश करेगी? 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करेगी। 84गढ़ चित्तौड़गढ़, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में एमपी से बहती हुई राजस्थान में चंबल नदी प्रवेश करेगी। लिख लेना साथ के साथ, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में एमपी नदी चंबल नदी प्रवेश करेगी। यानी चंबल नदी राजस्थान के 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश कर गई। जैसे ही ये प्रवेश करेगी, थोड़ी दूर आगे चलेगी, एक नदी है बामणी नदी। बामणी नदी इसका साथ मिलती है, और यहां पर एक और याद रखना, चूलिया एक जलप्रपात बनाती है, चूलिया जलप्रपात, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना। कहां है चूलिया जलप्रपात? चंबल नदी के किनारे। चंबल नदी याद रखना, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी चित्तौड़गढ़ चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात, ये होगा सॉरी। ए का होगा सी यानी चंबल नदी, सी यानी चित्तौड़गढ़ में, सी यानी चूलिया जलप्रपात बनाती है। अब देखो जलप्रपात क्या होता है? जलप्रपात होता है कि जैसे कोई पहाड़ी नुमा ढाल है, जैसे कि ये बता रहा हूं, यहां पर पहाड़ी है, नदी आई पानी लेकर आती है, पानी लेकर जैसे आई, ढाल तो होगी तो नदी का पानी जो पहाड़ी क्षेत्र होगा वो कटेगा। तो पहले यहां से लाई, धीरे धीरे पहले ऐसे बहता था पानी, फिर ऐसे बहा, ये कटती 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 डायरेक्टली ये क्या करती है, इस तरीके से पानी पड़ता है, ये नदी का पानी सीधे के सीधे पड़ता है। तो वो जो पानी सीधा पड़ता है यानी गर्त के साथ, यानी पानी गहराई के साथ, जो एक काटते हुए यानी पहाड़ी क्षेत्र को काटने के बाद ऊपर से नीचे जो जल गिरता है उसे कहा जाता है जलप्रपात। याद रखना जलप्रपात। 54 फीट इसकी जो लंबाई है वो याद रखना 18 मीटर या 54 फीट जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात। याद रख लेना चूलिया जलप्रपात चंबल नदी के किनारे। यहां तक तो चर्चा कर ही ली। अब देखो नदी प्रवेश करवा दी राजस्थान के 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में, चूलिया जलप्रपात बन गया।
देश का 5वां सबसे बड़ा जलप्रपात है, ये भी याद रख लेना। जानना पाओगी पहाड़ियां राजस्थान में प्रवेश की 84 चित्तौड़गढ़ में। जैसे 84 चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करेगी, एक और बना हुआ है बांध, उसका नाम क्या है? एक राणा प्रताप सागर बांध, चंबल नदी पर, ये याद रखना, ये चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। देखो, चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। इसका याद रखना, विद्युत उत्पादन की जाती है इसके द्वारा। राजस्थान का प्रथम परमाणु संयंत्र यहीं लगाया गया था। देश का पहला कहां लगाया गया था? देश का था महाराष्ट्र के अंदर, राजस्थान का प्रथम, और देश का दूसरा राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़। यहां पर विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत प्रवाह यानी विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत बनाए जाते हैं। राणा प्रताप सागर बांध, रावतबाटा, ये याद रखना, स्थान का भी नाम याद रखना, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में। रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है पहला बांध, राणा प्रताप सागर बांध, राजस्थान का। जैसे ही राणा प्रताप सागर बांध से आगे नदी चलेगी तो कहां? पहले चित्तौड़गढ़ में प्रवेश की, फिर आगे जाएगी कोटा, नदी जाएगी कोटा, कोटा जिले में जाएगी। क्या? बूंदी व कोटा के मध्य, बूंदी व कोटा के मध्य, याद रखना, नोट करते ना, बूंदी व कोटा के मध्य सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? यही है भाई साहब, चंबल नदी। बूंदी व कोटा के मध्य सीमा बनाने वाली नदी है चंबल नदी। ये नदी क्या करती है कि बूंदी व कोटा के मध्य सीमा बनाती है। कोटा में भी क्या होता है साथियों, ये नदी जो होती है वो सबसे अधिक अवनालिका अपवर्तन करती है। कोटा में, कोटा जिले में ही सर्वाधिक, कोटा में क्या करती है? अवनालिका अपवर्तन, यानी सबसे ज्यादा अवनालिका अपवर्तन करने वाली नदी यही है, अपवर्तन। बताया था मैंने आगे, नेक्स्ट आगे जो क्लास थी, अवनालिका अपवर्तन क्या होता है? मिट्टियों का कटाव कर देती है, यानी सर्वाधिक मिट्टी जल। ये भी याद रखना, चंबल जो नदी है साथियों वो सबसे ज्यादा अवनालिका अपवर्तन करती है। इसके बाद कोटा में जैसे अवनालिका अपवर्तन करेगी, यहां पर भी क्या होगा? कोटा के अंदर भी ये बना हुआ आपके सफारी पार्क, ऐसा कुछ बना हुआ है। आगे बात करते हैं, कोटा और बूंदी के मध्य सीमा बनाती है अवनालिका अपवर्तन, कोटा में कर दी। कोटा में 2 बांध याद रखना, वापिस कोटा में 2 बांध, दूसरा और तीसरा। कैसे? पहला तो हो गया राणा प्रताप सागर, राजस्थान का प्रथम बांध। दूसरा क्या होगा साथियों? ये होगा आपके कोटा बैराज। कोटा बैराज कोटा में है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, केवल और केवल सिंचाई परियोजना यानी सिंचाई के काम में लिया जाता है कोटा बैराज। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ रावतबाटा में विद्युत बनाई जाती है। कोटा बैराज केवल क्या की जाती है आपके, इसके द्वारा सिंचाई की जाती है। तो 3 बांध तो पढ़ लिए हमने। आगे बात करते हैं, कोटा बैराज क्या सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है। फिर है तीसरा जवाहर सागर बांध। ध्यान से पढ़ना साथियों, समझ में नहीं आए तो मेरे को वापस बता देना। जवाहर सागर बांध कोटा, ये लो 3 बांध। क्या? इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, इसके द्वारा ही लाइट विद्युत बनाई जाती है, यानी 1 2। राजस्थान में कितने बांध चंबल नदी पर इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत तैयार की जाती है? 2 बांध। कौन से? राणा प्रताप सागर बांध रावतबाटा चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर बांध कोटा में है, उससे लाइट इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। कोटा बैराज सिंचाई परियोजना के लिए तहत काम में लिया जाता है। यहीं से एक क्वेश्चन बन गया, देखो 1 2 3। ये भी कह सकते हो एकमात्र नदी, और वो एक पीछे छोड़ दिया हमने, एकमात्र नदी जिसपे ये कह सकते हो जिसपे 100 किलोमीटर में 4 बांध बने हुए हैं। एकमात्र नदी है जिसके 100 किलोमीटर में 4 बांध बने हुए हैं। कौन सी नदी है? चंबल नदी। इसी के साथ सर्वाधिक अवनालिका अपवर्तन लिखा दिया मैंने। यूनेस्को सूची में शामिल, विश्व धरोहर यूनेस्को सूची में शामिल नदी है। यूनेस्को में शामिल नदी, यूनेस्को में शामिल नदी
शामिल नदी कौन सी है? यह है आपके चंबल नदी। चरमनवती, कामधेनु, नित्यवाई, बारहमाही, इसी के किनारे चंबल परियोजना चलाई जा रही है। चंबल नदी राजस्थान व एमपी के मध्य 50-50 हिस्सेदारी, लंबाई 135 में 966 कुल है, जिसमें से 135 में हमारे राजस्थान 166 तो कुल है, ये भी याद रखना, लेकिन हमें मतलब है राजस्थान से 135। उद्गम एमपी मऊ, इंदौर, जाना पाव की पहाड़ियां से प्रवेश करती है, सॉरी उद्गम करती है। राजस्थान में प्रवेश 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में करी, थोड़ी दूर आगे चली चित्तौड़गढ़ में, तो वहां पर राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। कोटा व बूंदी के मध्य सीमा बनाती है, वह है चंबल नदी। सीमा बनाने के बाद कोटा में सर्वाधिक अवनालिका अपवर्तन करती है। फिर कोटा में 2 बांध बने हुए, कोटा बैराज, कोटा सिंचाई के लिए, कोटा डैम जो सिंचाई के लिए, जवाहर सागर बांध कोटा में है विद्युत उत्पादन। एकमात्र नदी जिसके 100 किलोमीटर में 4 बांध बने हुए हैं। यूनेस्को सूची में शामिल नदी भी कौन सी है? चंबल नदी। एक बार आप लिखो, फिर आगे चलते हैं और कौन कौन सी इससे संबंधित बातें हैं। यहां तक बात कर ली साथियों। फिर देखो किन किन जिलों में बहती है, तो चित्तौड़, 6 जिले बताए थे। चित्तौड़ के बाद याद रखना साथियों, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, 1 2 3 4 5 हो जाएगा आपका करौली, और अंतिम हो जाएगा धौलपुर। इटावा यूपी में है, यूपी यमुना में मिल जाती है। इटावा यूपी होते हुए फिर यमुना में मिल जाती है, याद रखना। किन किन जिलों के साथ? यानी एमपी प्लस राजस्थान और थोड़ी साथ यूपी के साथ भी ये सीमा बनाती है। 3 जिलों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी है ये, यानी एमपी, राजस्थान, यूपी के साथ, यानी 3 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। कितने जिले के अंदर प्रवाह होता है? चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। फिर अंत में क्या होते हैं? इटावा में, यूपी के अंदर, यूपी इटावा में यमुना में मिल जाती है। कई बार कहते हैं कि ये क्या होती है? गंगा में मिलती है। गंगा में नहीं मिलती है, इटावा यूपी में ये मिलेगी यमुना में। यमुना फिर आगे क्या होती है? गंगा में मिल जाती है। याद रखना, डायरेक्टली गंगा में नहीं मिलेगी चंबल नदी। तो चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहती है। अंत में इटावा यूपी होते हुए फिर या यमुना में मिल जाती है। तो ये थी आपके चंबल नदी से संबंधित जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो। तो वापिस देखते हैं इसके बारे में। अब है चंबल नदी से संबंधित पहला क्वेश्चन कहां से बनता है? नित्यवाई, चरमनवती, कामधेनु नाम, उपनाम। चंबल परियोजना एमपी राजस्थान, कुल लंबाई 135 या 966। उद्गम एमपी मऊ, जाना पाव की पहाड़ियां, इंदौर। राजस्थान में प्रवेश 84गढ़ चित्तौड़गढ़, राणा प्रताप सागर बांध, रावतबाटा, चित्तौड़। दूसरी है कोटा व बूंदी के मध्य सीमा। कोटा में सर्वाधिक अवनालिका अपवर्तन करती है। कोटा में 2 बांध, कोटा बैराज, कोटा सिंचाई के लिए, जवाहर सागर बांध कोटा में विद्युत के लिए। एकमात्र नदी जिसके 100 किलोमीटर में 4 बांध बने हैं। यूनेस्को सूची में शामिल नदी चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर में इसका क्या होता है? प्रवाह होता है। इटावा यूपी में, अंत में यमुना में मिल जाती है। सर्वाधिक आपको ये कहते हैं कि गहरी यानी गहराई के साथ कहां बहती है? तो चंबल सर्वाधिक गहराई के साथ कहां बहती है? ये भी केशोर और पायटन। बूंदी के अंदर सर्वाधिक गहरी बहती है, केशोर और पायटन बूंदी में सर्वाधिक गहराई के साथ बहती है, गर्त के साथ बहती है। ये है चंबल की प्रमुख बातें। प्यारे साथियों, मैं आपको बता रहा हूं चंबल की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है, डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां। अब बात करते हैं चंबल की सहायक नदियों में। पहली होगी आपके गुंजाली नदी। गुंजाली नदी ज्यादा याद नहीं रखना है, इतना याद रखना इसका उद्गम जो होता है वो होता है गुंजाली नदी एमपी के अंदर इसका उद्गम होता है। राजस्थान में अरनिया ऐसा कुछ है, वो चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। तो चित्तौड़गढ़ अरनिया याद रख लेना। अरनिया चित्तौड़गढ़ में क्या होगी? चंबल में मिल जाएगी। अरनिया चित्तौड़ मिल जाएगी कहा?
चंबल में मिल जाएगी, इतना याद रखना। आपको सहायक नदियों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से चंबल की सहायक नदी नहीं है, या क्रम के हिसाब से पूछ ले कि सुमेलिखित करो, ये चंबल दे दिया, बनास दे दिया, इस तरीके से। तो बनास भी चंबल की सहायक नदी है, ये भी याद रखना, हम पढ़ेंगे आगे। बनास, चंबल, सीप, ये टोटल जो भी आगे बातें करेंगे। दूसरी नदी है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी ये साथियों बेंगू, चित्तौड़, उद्गम स्थान बेंगू चित्तौड़गढ़। 98 बताई गई है इसकी कुल 98 किलोमीटर, 98 किलोमीटर इसकी लंबाई है। याद रखना ब्राह्मणी नदी और इसी से संबंधित यानी चंबल में मिलती है ये। चंबल वे ब्राह्मणी नदी दोनों से याद रखना, चंबल वे ब्राह्मणी, इन्हीं नदियों के संगम पर एक दुर्ग बना हुआ है, या भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ब्राह्मणी चंबल नदी के संगम पर भैंसरोडगढ़ बना हुआ है, दुर्ग बना हुआ है। इसका निर्माण करवाया था एकमात्र राजस्थान का दुर्ग। देखो जितने भी दुर्ग बढ़ोगे ना राजस्थान में, सब दुर्गों का निर्माण लगभग राजपूत शासक या फिर जितने भी उनके शासक थे उन्होंने बनाया था। लेकिन भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण भैंसा नामक व्यापारी ने निर्माण कराया था। प्रश्न पूछा भी गया है कि एक कौन सा दुर्ग है जिसका निर्माण एक व्यापारी ने करवाया था। भैंसा नामक व्यापारी ने निर्माण करवाया था। भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है भाई, याद रख लेना। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। बामणी व चंबल इनसे संबंधित, यानी बामणी नदी बता रहा हूं, उद्गम बेंगू चित्तौड़गढ़ 98 किलोमीटर कुल लंबाई है इसकी। चंबल व बामणी के संगम पर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। भैंसा नामक व्यापारी ने इसका निर्माण करवाया था। ये हो गए आपके गुंजारी, ब्राह्मणी। अब आगे बात करता हूं यहीं पर तीसरी नदी। तीसरी नदी कौन सी है? ईज नदी। ईज नदी का भी याद रखना, चित्तौड़गढ़। ईज नदी का भी क्या है? उद्गम चित्तौड़गढ़ में ही है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। ये भी चंबल की सहायक नदी है। 4 नंबर पर मैं अगर बात करूं तो वह है मेज नदी। मेज जो नदी है उसका है बिजोलिया भीलवाड़ा, याद रखना। भीलवाड़ा उद्गम होता है। जैसे मेज नदी भीलवाड़ा में उद्गम हुई, आगे कहां बहेगी? बूंदी में जाएगी। और बूंदी के अंदर भीलवाड़ा से इसका क्या होगा? उद्गम होगा बिजोलिया भीलवाड़ा में। आगे जैसे चलेगी भीलवाड़ा से आगे बूंदी, बूंदी में एक स्थान है लाखेरी। लाखेरी बूंदी, याद रखना। राजस्थान में सीमेंट का कारखाना प्रथम कहां हुआ था? खोला गया था, ओपन किया गया था, लाखेरी। लाखेरी बूंदी में, लाखेरी एक स्थान है, वहां पर किसमें मिल जाएगी? चंबल में मिल जाएगी। लाखेरी बूंदी में, चंबल में मिल जाएगी। फिर है साथियों 5 नंबर पर मांगली नदी। मांगली नदी याद रखना, बड़ी महत्वपूर्ण नदी है। ये भी इसका उद्गम भी भीलवाड़ा, याद रख लेना। भीलवाड़ा में मांगली नदी का उद्गम होता है। मांगली नदी आगे बहेगी। जैसे आगे बहने के बाद ये भी आएगी बूंदी। बूंदी में एक माइंस खरा स्थान है। माइंस खरा स्थान में कहा? प्रपात, भीमतल जलप्रपात कहां पर स्थित है? भीमतल जलप्रपात बूंदी में स्थित है। मांगली नदी याद रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया यहां से। भीमतल जलप्रपात कहां स्थित है? मांगली नदी, बूंदी। यह चंबल की सहायक नदी है। एक और क्वेश्चन, भीमतल तालाब पूछे तो फिर क्या करोगे? भीमतल तालाब। देखो तालाब की बात करें तो लिख देना भीलवाड़ा, और भीमतल जलप्रपात की बात करें तो वह है बूंदी। छठी याद रखना घोड़ा पछाड़। घोड़ा पछाड़ कुछ ऐसा नाम है, घोड़ा पछाड़। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका उद्गम जो होता है वो बूंदी होता है, इतना याद रखना। घोड़ा पछाड़ बूंदी। फिर याद रखना बामणी नदी हो गया, गुंजारी हो गया, ईज हो गया, मेज हो गया, मांगली हो गया, घोड़ा पछाड़ हो गया। इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूं। 2 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। तो चंबल व बामणी के संगम पर चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसा नामक व्यापारी ने निर्माण करवाया था। ईज नदी चित्तौड़गढ़ में उद्गम हो गया। मेजा भीलवाड़ा उद्गम हो गया।
लाखेरी बूंदी में, चंबल में गिर जाती है। मांगली भीलवाड़ा में उद्गम होता है। भीमतल जलप्रपात बना हुआ मांगली नदी के किनारे बूंदी में। भीमतल तालाब भीलवाड़ा में, घोड़ा पछाड़ बूंदी। अब बढ़ते हैं आगे, कौन सी नदी है इससे संबंधित सहायक, उसके बारे में चर्चा। नेक्स्ट है काली सिंध। काली सिंध नदी का उद्गम एमपी में होता है। राजस्थान में प्रवेश करेगी रामपुरा ऐसा कुछ, झालावाड़ में प्रवेश करेगी। राजस्थान में प्रवेश झालावाड़ में करेगी। फिर कोटा में एक स्थान है नानेरा करके कुछ, नानेरा कोटा में, चंबल में गिर जाती है। याद रख लेना, काली सिंध नदी एमपी में उद्गम, राजस्थान में प्रवेश, झालावाड़ में, रामपुरा ऐसा कुछ के पास में, कोटा में, नानेरा कोटा के अंदर क्या हो जाएगी, चंबल में मिल जाएगी। याद रख लेना। एक बात और याद रखना, यही नानेरा कोटा में कपिल मुनि की तपस्या स्थली है, कपिल मुनि की। फिर है आहू नदी। आहू नदी का भी उद्गम एमपी में होता है। याद रख लेना, आहू नदी का उद्गम भी एमपी में होता है। अब बात यह है कि आहू से संबंधित क्वेश्चन कैसे बनता है, यानी काली सिंध प्लस आहू दोनों के संगम पर एक दुर्ग बना हुआ है, उसके बारे में बात करूंगा। आहू तो यहां तक बता दिया। काली सिंध आहू नदी के संगम पर एक दुर्ग बना हुआ है, उसका नाम है जलदुर्ग। अब यह जिन दुर्गों के पास नदियां का प्रवाह होता है या नीचे नदियों के संगम पर बना हुआ होता है, उसे जलदुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। कौटिल्य है, मनुस्मृति है। दुर्गों में हम पढ़ेंगे, अलग अलग भागों में दुर्गों को बांट कर बनाया। कोई दानवीय दुर्ग होता है, कोई जल दुर्ग होता है, वन दुर्ग होता है। इसके बाद में अरण्य दुर्ग, क्या क्या दुर्ग होते हैं इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे दुर्गों में। लेकिन जल दुर्ग वो होता है जिनके संगम पर, दुर्गों के नीचे नदियों का संगम होता है। तो काली सिंध व आहू नदी के संगम पर बना हुआ है जल दुर्ग। कौन सा है, गागरोन दुर्ग। प्रश्न आया है, गागरोन दुर्ग है आपके झालावाड़। गागरोन दुर्ग का है झालावाड़। काली सिंध वे आहू नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, गागरोन दुर्ग झालावाड़ बना हुआ है। पीपलाज, नेक्स्ट नदी है पीपलाज। याद रखना, पीपलाज में कुछ याद नहीं रखना, झालावाड़ याद रख लेना ज्यादा से ज्यादा। ये आहू नदी की सहायक नदी है, वैसे तो आहू नदी की सहायक नदी। एक बात और याद रखना, काली सिंध व आहू के संगम को क्या कहा जाएगा, संगम को सामेल जी कहा जाएगा। संगम को सामेल जी कहा जाएगा। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में दो बातें याद रखना, संत पीपा की छतरी कहां है, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। दूसरी याद रखना, मीठे शाह की दरगाह कहां है, मीठे शाह की दरगाह। एक और याद रख लेना, जलदुर्ग हो गया साथियों। इसी के साथ नेक्स्ट है पीपलाद झालावाड़ में। पीपलाद झालावाड़ में कुछ याद नहीं रखना, यहां पर पीपलाद परियोजना चलाई जा रही है। पीपलाद परियोजना कौन सी नदी के, यानी पीपलाद नदी के संगम पर किसकी सहायक, आहू नदी की सहायक है। इसके बाद नेक्स्ट में बात करूं साथियों तो वो आपके हो जाएगा चंद्रबाग। इसका बाद नेक्स्ट नदी है साथियों चंद्रबाग में। इतना याद रख लेना आपको, झालावाड़ याद रखना है, चंद्रबाग में झालावाड़ याद रख लेना आपको चंद्रबाग में। इसी के साथ चंद्रावती एक स्थान है, चंद्रावती 1958 से कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। कौन सा, चंद्रभागा पशु मेला। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, चंद्रभागा पशु मेला कहां बढ़ता है, झालावाड़ में बढ़ता है चंद्रभागा पशु मेला। कार्तिक पूर्णिमा यानी महीना, अंग्रेजी महीना नवंबर में बढ़ता है, 1958 से ये बढ़ता है। सबसे बड़ी बात याद रखना, मालवी नस्ल के पशुओं के लिए इंपॉर्टेंट है, मालवी नस्ल के पशुओं के लिए इंपॉर्टेंट है।
कौन सा? चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ चंद्रावती स्थान पर 1958 से कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है नवंबर में। मालवी नस्ल के पशुओं के लिए नदी का नाम चंद्रभागा, याद रख लेना, झालावाड़ में। आगे बात करते हैं इसके बाद और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, एक बार आप लिखो या स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट बात करता हूं परवन नदी की। परवन नदी का उद्गम एमपी में होता है। एमपी में होने के बाद इससे संबंधित क्वेश्चन याद रखना आपको 12 में। परवन नदी का उद्गम एमपी में होता है, 12 में याद रख लेना इसको। शेरगढ़ अभ्यारण्य के अंदर से निकलती है। शेरगढ़ अभ्यारण्य को कहा जाता है सांपों की शरण स्थली। शेरगढ़ अभ्यारण्य को कहा जाता है सांपों की शरण स्थली। किसको? शेरगढ़ अभ्यारण्य को सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। फिर है परवन प्लस काली खोहे, इन दोनों के संगम पर एक दुर्ग बना हुआ है, मनोहर थाना दुर्ग। ये भी एक जल दुर्ग है झालावाड़ में। झालावाड़ याद रखना, ये भी एक जल दुर्ग है, मनोहर थाना दुर्ग झालावाड़ में बना हुआ है साथियों। अब आगे बात करते हैं निवाज नदी। नेक्स्ट है निवाज नदी। निवाज का कुछ नहीं, एमपी याद रख लेना बस, एमपी। फिर मैं यहां पर एक और नदी लिख देता हूं, पार्वती फर्स्ट, एमपी की सहायक नदी है। ये राजस्थान प्लस एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाती है। 2 बार सीमा बनाती है। कौन सी? पार्वती फर्स्ट राजस्थान में एमपी के साथ 2 बार सीमा बना। इसके बाद याद रख लेना आपको कुन्नू नदी। कुन्नू में कुछ याद नहीं रखना, मात्र एमपी से उद्गम होती है, चंबल की सहायक नदी है कुन्नू। उसके बाद में याद रखना आपको साथियों चाकण नदी। चाकण नदी का उद्गम इतना याद रख लेना, बूंदी से होता है। यानी जितने भी आपके चंबल की सहायक नदियों से क्वेश्चन पूछा गया था, परवन 12 में शेरगढ़ अभ्यारण्य से होकर गुजरती है और सांपों की शरण स्थली। प्रश्न पूछ लिया जाए कि सांपों की शरण स्थली शेरगढ़ दुर्ग, यहां पर यह भी याद रखना, एक शेरगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग के पास निकलती है, यानी ये भी याद रखना, इसके समीप शेरगढ़ दुर्ग बना हुआ है, बूंदी में है, याद रखना। परवन व काली खोहे के संगम पर मनोहर थाना दुर्ग जल दुर्ग है झालावाड़। पार्वती फर्स्ट राजस्थान एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाती है। कुन्नू नदी एमपी, चाकण नदी बूंदी, निवाज नदी एमपी। लो ये हो गए चंबल की सहायक नदियां। तो दोस्तों चंबल नदी के बारे में चर्चा की थी। आज हम क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरी क्लास या मेरी इतनी जो मेहनत की हुई आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहे आपके अपने चैनल में। नेक्स्ट नदी में मैं बात करूंगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। 3 नदियां इंपॉर्टेंट है, हालांकि बनास महत्वपूर्ण है, इसके बाद 2-3 नदियां और है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।